ओके सो आईओसीएल के एग्जाम आने वाले हैं। कब है? तो 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर को। चलो ठीक है, उससे पहले हम मशीन्स कवर कर लेते हैं, है ना? सो भाई मशीन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। मशीन्स हमारा किसके लिए? इलेक्ट्रिकल के लिए, है ना? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए मशीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट आप मशीन्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चीजों को जानना, जितना थ्योरी इंपॉर्टेंट है मशीन्स के, उतना ही आपका प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स करने के लिए उसके कॉन्सेप्ट्स जरूरी होते हैं। तीसरा चीज, आप कहीं पे भी इंटरव्यू पे जाओ तो आपको मशीन्स के ऊपर पूछेगा ही पूछेगा। इलेक्ट्रिकल मशीन्स आपको पूरा जानना चाहिए, है ना? सो मशीन्स जब बोलते हैं कि रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स, तो उसमें आते हैं हमारे सामने दो चीज, एक मोटर, दूसरा जनरेटर, है ना? और मोटर्स क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सब लोगों को पता है। मोटर्स जो है मैक्सवेल्स लॉ पे बेस्ड है, फोर्स पे बेस्ड है, और जो हमारा जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, फैराडेज लॉ के ऊपर बेस्ड है ना? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था? whenever flux linked to the coil changes and EMF is induced in that coil, और न्यूमेरिकली अगर हम बोले तो E is equal to minus N d∅ by dt, और ये जो नेगेटिव साइन आता है, दिस इज ड्यू टू योर लेंजस लॉ। लेंजस लॉ ने इसको एक्सप्लेन किया था क्यों आता है, बिकॉज इट अपोजेस द वेरी कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। तो जो चीज इसको बना रहा है वो उसी को अपोज करता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बनता है वो उस डायरेक्शन पे चलेगा, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंजेस है उस चेंज को वो रोक सके। ठीक है। सिमिलरली जब हम मैक्सवेल्स लॉ की बात करते हैं कि फोर्स कितना आता है, और करंट जब पास करता है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ किसी भी एक कंडक्टर पे या फिर किसी भी एक कॉइल के थ्रू, तो कितना फोर्स बनता है, और वो फोर्स बनता है F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है हमारा लेंथ वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच में। इनका डायरेक्शन कैसे मिलता है? मोटरिंग एक्शन हो या फिर जनरेटिंग एक्शन हो, हम फैराडेज लॉ को हम जनरेटिंग एक्शन बोल सकते हैं कि जनरेटर में यूज होता है, और मोटरिंग एक्शन किसको बोल रहे हैं कि करंट पास होने से किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंडक्टर है तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगता है, उसको हम मोटरिंग एक्शन या फिर मोटर एक्शन बोलते हैं। डायरेक्शन कैसे मिलता है मोशन का? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से मोटर, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से आपका जनरेटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन हमको मिलता है। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल क्या है? एक्चुअली ये तीनों जो चीजें हैं ये क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में रहते हैं। तो हम बोलते हैं कि अगर मेरा फर्स्ट फिंगर ये है, और अगर फर्स्ट फिंगर का डायरेक्शन आपका फील्ड के तरफ है, और राइट हैंड रूल हो लेफ्ट हैंड रूल हो, दोनों में सेम चीज होगा। फर्स्ट फिंगर क्या है? फर्स्ट फिंगर इज योर फील्ड, एंड योर थंब इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ, क्या है बताओ? थंब क्या रिप्रेजेंट करता है? थंब को किधर रखना है? अच्छा, राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल दोनों में थंब क्या रिप्रेजेंट करता है? सुन रहे हैं तुम लोग मेरा? current? No, thumb is not current. Thumb represents the motion. Motion. Thumb is motion, and middle finger is your EMF. यार ये चीज याद रहता है कि नहीं रहता है? गड़बड़ हो जाती है ना कभी कभी।
इसको याद रखने का एकदम आसान सा तरीका क्या है बताओ? इसको याद रखने का तरीका ये है, देखो फर्स्ट फिंगर तो फील्ड की तरफ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि फील्ड है तो बाकी सारा चीज है, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फर्स्ट फिंगर जाएगा। अब कंफ्यूजन यहाँ पे आता है कि मिडिल फिंगर और थंब ये कौन सा मोशन है और कौन सा आपका ईएमएफ या फिर करंट है। तो उसमें अगर कंफ्यूजन आता है तो फिर दिमाग में आज के बाद सट जाएगा ये बात कि अगर आप किसी को भी मिडिल फिंगर दिखाओगे तो फिर वो आपको गुस्सा मारेगा, मतलब उसको करंट लगेगा। तो मिडिल फिंगर जो है वो गुस्सा दिलाने वाला फिंगर है, तो करंट लगेगी भाई, इसमें करंट आएगा। समझ में आया बात? थंब क्या देता है? मोशन देता है, क्योंकि करंट लगेगी तो फिर वो आपके नाक पे गुस्सा मारेगा तो मोशन देगा। तो वेरी सिंपल वे में अगर हम देखें कि ये जो तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तीन चीज फ्लो कर रहा है, क्या क्या कर रहा है? एक फ्लो फील्ड है, दूसरा आपका मोशन है और तीसरा आपका ईएमएफ या फिर करंट है ना। अब देखो मोटर अगर होगा तो मोटर में हम क्या करेंगे? करंट देंगे। मोटर के अंदर एक फील्ड रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और उसी में आर्मेचर है आपके। आर्मेचर है मतलब क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर से। अगर कंडक्टर से और उसके थ्रू करंट पास कर रहा है वो एक फील्ड में है। फील्ड कैसा है? परपेंडिकुलर है करंट के डायरेक्शन के, तब जाके वो मोशन में आएगा, है ना। तो मोटर में इनपुट हम करंट दे रहे हैं, तब जाके हमको फोर्स का डायरेक्शन मिल रहा है या फिर मोशन का डायरेक्शन मिल रहा है, जो कि हमारा थंब है। और जनरेटर में क्या हो रहा है? जनरेटर में हम लोग मोशन दे रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं कि फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, उस पे कंडक्टर रख दिया, आर्मेचर रख दिए, और फिर आपको उसको घुमाना पड़ेगा, या तो आप फील्ड को घुमाओ या फिर आर्मेचर को घुमाओ। अब जब आप घुमा रहे हो तब जाके उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो ईएमएफ बोलो या फिर करंट बोलो, तो उसका डायरेक्शन जो होगा दैट विल बी गिवन बाय योर मिडिल फिंगर। तो दोनों ही लेफ्ट हैंड रूल इज फॉर मोटर, राइट हैंड रूल फॉर योर जनरेटर, क्योंकि जनरेटर चलेगा तब जाके मोटर चलेगी। तो जनरेटर चलेगा मतलब क्या है? पहले राइट हैंड आता है ना, तो पहले जनरेटर को चलाओ तब जाके मोटर चलेगा। तो राइट हैंड देन लेफ्ट हैंड, राइट हैंड देन लेफ्ट हैंड, और बाकी तीनों फिंगर का खेला हम समझ चुके हैं कि भाई फर्स्ट फिंगर फील्ड, थंब मोशन, एंड मिडिल फिंगर करंट। ठीक है? एनी कंफ्यूजन? नो आई होप याद हो गया होगा, है ना। नाउ सी, अगर हम राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल और जनरेटर और मोटर के बारे में समझ चुके हैं कि होता क्या है ना, तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी टाइप्स ऑफ रोटेटिंग मशीन, मतलब चाहे वो जनरेटर है या फिर मोटर है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द मशीन, देयर विल बी वन स्टेटर एंड ए रोटर, क्योंकि घूमना है बंदे को। तो स्टेटर रहेगा, रोटर रहेगा, और क्या चाहिए अपने को? एक फील्ड कॉइल चाहिए, एक आर्मेचर कॉइल चाहिए, है ना। तो इसके बारे में बहुत बार हमने डिस्कस किया है कि क्यों चाहिए, कैसा चाहिए, है ना। तो एक तो हो गया स्टेटर जो स्टैटिक है, बाहरी हिस्सा। दूसरा है रोटर जो अंदर में है। अब एक चाहिए हमको फील्ड कॉइल, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, बिकॉज वी आर यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और फील्ड कॉइल को लपेटना पड़ेगा और आर्मेचर कॉइल को भी लपेटना पड़ेगा। अब सिस्टम क्या बनेगा? आइदर स्टेटर और रोटर एक्ट्स एज अ फील्ड, and if your stator is acting as a field, then rotor will act as your armature. अगर आपका रोटर फील्ड है तो आपका स्टेटर क्या होगा? आर्मेचर बनेगा। आर्मेचर किसको बोल रहे हो? जिसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। फील्ड किसको बोल रहे हो? जो आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके दे रहा है। दोनों ही कॉइल है ना, दोनों ही अपने कॉइल है। अब हम स्टेटर पे लपेटते हैं फील्ड को या रोटर पे लपेटते हैं, उसके ऊपर बेस करके बनेगा रोटेटिंग फील्ड या फिर स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो फील्ड हमेशा हम लोग डीसी एक्साइटेशन वोल्टेज देते हैं, और हमने पहले डिस्कस किया है कि इन केस ऑफ डीसी मशीन फील्ड इज स्टैटिक एंड आर्मेचर इज रोटेटिंग। क्यों? क्योंकि अपने को कम्यूटेशन चाहिए।
तो कम्यूटेशन करने के लिए, कम्यूटेटर के साथ कनेक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, डीसी मशीन में स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, आर्मेचर रोटेटिंग होता है। इन केस ऑफ एसी मशीन दोनों में से कोई भी घूम सकता है, कोई भी स्टैटिक हो सकता है, आर्मेचर हो या फिर फील्ड हो, लेकिन हम क्या किसको प्रेफर करते हैं, वी प्रेफर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो स्टैटिक आर्मेचर रहता है एसी मशीन में और फील्ड जो है वो रोटेटिंग होती है। Now both stator और rotor are made of ferromagnetic material। क्यों ferromagnetic material चाहिए, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको पास करना पड़ेगा ना, तो मटेरियल जो चाहिए उस वो प्लास्टिक का बॉडी थोड़ी ना बनाएंगे, उसके अंदर से हमको मैग्नेटिक फील्ड का पाथ देना है, लो रिलक्टेंस पाथ देना है। रिलक्टेंस क्या है, जैसे करंट के लिए रेजिस्टेंस होता है, फ्लक्स के लिए उसको हम लोग रिलक्टेंस बोल रहे हैं, तो लो रिलक्टेंस पाथ देना है, उसके लिए हम क्या कौन सा मटेरियल चूज करेंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चूज करेंगे, है ना। नाउ स्टेटर इज मेड ऑफ योर कास्ट आयरन एंड रोटर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील। हाई ग्रेड स्टील से बनेगा रोटर, क्योंकि वो घूमता है और जब घूमता है तो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए, अदरवाइज टूट जाएगा। कास्ट आयरन क्या है, आप थोड़ा जोर से मारोगे टूट जाएगा, है ना। कास्ट आयरन एंड सिलिकॉन स्टील दोनों ही क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अब आते हैं कि भाई फील्ड बात कर रहे हैं, मोटर हो या फिर जनरेटर हो तो उसमें फील्ड चाहिए, तो फील्ड का कंस्ट्रक्शन में क्या चाहिए, इन केस ऑफ डीसी मशीन हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैटिक फील्ड यूज कर रहे हैं, और स्टैटिक फील्ड के लिए बेटर क्या है, सैलिएंट पोल कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग हम यूज कर सकते हैं, सैलिएंट पोल कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। और ऐसे मशीन में बोथ सैलिएंट एंड और नॉन सैलिएंट पोल, और नॉन सैलिएंट पोल को क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, क्योंकि सैलिएंट और नॉन सैलिएंट याद है ना, सैलिएंट मतलब जिसमें पोल रहता है उस पोल के ऊपर आप लपेटते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर नॉन सैलिएंट मतलब जिसमें ग्रुप काट के स्लॉट बना के उसके अंदर में हम कंडक्टर्स डालते हैं। तो सैलिएंट पोल किसमें यूज हो रहा है, डीसी मशीन में, फील्ड के लिए, ठीक है, फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कॉइल जो होगा उसके लिए सैलिएंट पोल कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। और ऐसी मशीन में क्या यूज कर रहे हैं, नॉन सैलिएंट या फिर सैलिएंट दोनों ही यूज होता है, नॉन सैलिएंट को हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग भी बोल सकते हैं। नाउ फॉर हाई स्पीड रोटेटिंग फील्ड, क्योंकि जहां पे रोटेशन है वहां पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए, पहले ही बोला, नॉन सैलिएंट होगा तो फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा रहेगा। सो फॉर हाई स्पीड रोटेटिंग फील्ड always non-salient pole is used, उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है। और स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के लिए या फिर लो स्पीड मैग्नेटिक रोटेटिंग फील्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, सैलिएंट पोल यूज करते हैं। तो आप जब ऑल्टरनेटर पढ़ेंगे, अभी हम डीसी मशीन्स पढ़ेंगे, उसके बाद ऐसी मशीन्स में भी जाएंगे, वहां पे हम लोग ऑल्टरनेटर पढ़ेंगे, और ऑल्टरनेटर में हमको पता है कि सैलिएंट पोल ऑल्टरनेटर या फिर नॉन सैलिएंट पोल ऑल्टरनेटर आपको मिलेगा। सैलिएंट पोल क्या है कि कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होता है कि आप पोल के ऊपर लपेटते हो, नॉन सैलिएंट क्या है, उसमें स्लॉट बना के उसके अंदर आप कंडक्टर्स फिट करते हो, एलन की जो होता है, की से आप कंडक्टर को टाइट करके लपेटते हो, फिर उसका वाइंडिंग्स बनाते हैं, है ना। नाउ आर्मेचर कंस्ट्रक्शन, ये हो गया आपका फील्ड कंस्ट्रक्शन। फील्ड कंस्ट्रक्शन में क्या क्या देखे हमने, मैग्नेटिक फील्ड के लिए कि सैलिएंट पोल हो सकता है, नॉन सैलिएंट पोल हो सकता है। फील्ड कॉइल जो है उसको हम कहाँ पे लपेट सकते हैं, या तो स्टेटर में लगा सकते हैं या फिर रोटर में लगा सकते हैं। डीसी के लिए स्टेटर ही में ही लगाएंगे सैलिएंट पोल से। नॉन सैलिएंट पोल कहाँ पे यूज कर रहे हैं, जहां पे रोटेशन ज्यादा है, हाई स्पीड है, वहां पे नॉन सैलिएंट पोल यूज कर रहे हैं। और नॉन सैलिएंट पोल एसी मशीन में ही यूज होता है, फील्ड के लिए तो एसी मशीन में ही यूज हो रहा है। नाउ आर्मेचर कंस्ट्रक्शन, फील्ड बन गए, अभी आर्मेचर बनाना है, और आर्मेचर के लिए हमको क्या चाहिए, फिर से हमको कंडक्टर चाहिए, कॉइल चाहिए, और आर्मेचर वाइंडिंग इज ऑलवेज योर नॉन सैलिएंट टाइप वाइंडिंग। नॉन सैलिएंट मतलब सिलिंड्रिकल, स्लॉटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल, स्लॉटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आपको, समझ जाओगे तो फिर याद रह जाएगा। आर्मेचर वाइंडिंग प्रोड्यूसेस आर्मेचर फ्लक्स दैट अफेक्ट्स द मेन फ्लक्स। क्या क्या कह रहा हूं कि आर्मेचर वाइंडिंग जो होगा उसमें क्या बनेगा,
यहाँ पे भी करंट पास करेगा तो फील्ड फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इसको हम बोलेंगे आर्मेचर फ्लक्स, क्योंकि फील्ड में जो प्रोड्यूस हो रहा है फ्लक्स उसको बोलते हैं मेन फ्लक्स। और आर्मेचर जब घूमेगा और उसमें करंट पास करेगी तो उसमें भी तो एक फ्लक्स बनेगा। ये फ्लक्स जो बनेगा उसको बोलेंगे आर्मेचर फ्लक्स। और आर्मेचर फ्लक्स क्या करेगा, अपने जो मेन फ्लक्स है उस पर इफेक्ट डालेगा। क्या इफेक्ट डालेगा वो देखो। तो सेलिएंट पोल और नॉन सेलिएंट पोल दोनों की डिफरेंसेस को बहुत बढ़िया से समझ लेते हैं एक बार। सेलिएंट पोल, नॉन सेलिएंट या फिर सिलिंड्रिकल पोल भी हम बोल सकते हैं। तो सेलिएंट पोल कैसा होता है, इस ढंग से दिखता है। नॉन सेलिएंट कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, स्लॉटेड होता है ना। तो सेलिएंट पोल में किस टाइप का वाइंडिंग होता है यार, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होता है। और नॉन सेलिएंट पोल में किस टाइप का वाइंडिंग होता है, डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगा, है ना। सो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग किसमें, सेलिएंट पोल में। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग किसमें, नॉन सेलिएंट पोल में। सेलिएंट पोल में नॉन यूनिफॉर्म यार गैप रहेगा लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में यूनिफॉर्म यार गैप रहेगा। डिस्ट्रीब्यूट बराबर है चारों तरफ, तो फिर उसमें उसका जो पोल के साथ ये रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और यार गैप आपका सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, है ना। उसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म। सेलिएंट पोल बाहर की तरफ आपने ऐसे लपेट के रखा है, तो फिर इसका क्या हो जाएगा, आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो कम होता है। तो अगर बहुत स्पीड में घूमेगा तो फिर खुलने का भी चांसेस, वाइंडिंग्स खुल के हाथ में आ जाएगा, है ना। तो वही हम लोग क्या बोलेंगे, वीक मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और नॉन सेलिएंट पोल जो होगा दैट इज योर स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि ये तो ग्रुप के अंदर है तो फिर आपका घूमेगा और ये डेफिनेटली आप इसको फिट करके रखोगे ग्रुप के अंदर तो ये खुल के नहीं आएगा इजीली, है ना, वाइंडिंग्स। सो दिस इज why wherever you are using for rotation, चाहे वो आर्मेचर का हो चाहे वो फील्ड का हो, तो आप नॉन सेलिएंट पोल यूज कर रहे हो जहां पे हाई स्पीड रोटेशन की बात आती है। यूज्ड फॉर स्टैटिक और लो स्पीड वाइंडिंग, यूज्ड फॉर रोटेटिंग एंड, हाँ स्टैटिक वाइंडिंग के लिए भी यूज होता है, और बोथ रोटेटिंग एंड स्टैटिक वाइंडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं नॉन सेलिएंट को। सेलिएंट पोल बोथ एसी एंड डीसी मशीन्स के फील्ड वाइंडिंग्स के लिए यूज होता है। फील्ड वाइंडिंग में सेलिएंट पोल दिखेगा, डीसी मशीन में तो सेलिएंट ही दिखेगा, लेकिन एसी में भी हम यूज करते हैं। और नॉन सेलिएंट पोल जो है दैट इज यूज्ड इन योर एसी मशीन्स एंड नॉट इन डीसी मशीन्स। फील्ड वाइंडिंग के लिए हम डीसी मशीन में यूज नहीं करते हैं नॉन सेलिएंट पोल, ठीक है। नाउ salient pole is preferred for your low speed armature winding. low speed मतलब क्या है, 100 से 1500 आरपीएम का जो मशीन होगा उसमें आप salient pole यूज कर सकते हो, और हाई स्पीड आर्मेचर वाइंडिंग होगा तो फिर उस पे आप नॉन सेलिएंट ही यूज करना है। और इन जनरल आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा, आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है आर्मेचर वाइंडिंग नॉन सेलिएंट ही रहता है। सेलिएंट पोल फील्ड आपका मिल जाएगा अल्टरनेटर पे, ठीक है, सेलिएंट पोल मशीन्स मिलेंगे। तो सेलिएंट पोल रोटर्स आर मोस्टली यूज्ड इन योर हाइड्रो पावर प्लांट। सेलिएंट पोल जो आपका अल्टरनेटर होगा उसमें आपको सेलिएंट पोल अल्टरनेटर दिखेगा कि इस पोल के ऊपर आप कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का लपेट के आप बना सकते हो। लेकिन लो स्पीड के लिए तो हाइड्रो पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट जैसे न्यूक्लियर हो गया, गैस पावर प्लांट हो गया, स्टीम टरबाइन हो गया और स्टीम टरबाइन जनरेटर, तो वो सारे ऑल्टरनेटर्स में हम लोग क्या यूज करेंगे, नॉन सेलिएंट पोल रोटर यूज करेंगे, ठीक है। सेलिएंट पोल रोटर यूज नहीं करेंगे। समझ में आया सेलिएंट पोल और नॉन सेलिएंट पोल का डिफरेंस बताओ अक्षय, मिठुन? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर ना? अभी देखो, सिलिंड्रिकल बोलेगा तो नॉन सेलिएंट, और कॉन्सेंट्रिक बोलेंगे तो फिर सेलिएंट, डिस्ट्रीब्यूटेड बोलेंगे तो नॉन सेलिएंट। तो नॉन सेलिएंट और सेलिएंट का डिफरेंसेस बहुत क्लियरली माइंड पे रहना चाहिए। अब
ये तो पोल बन गया, इसके ऊपर आप कौन सा वाइंडिंग लगा रहे हो, क्या आप फील्ड वाइंडिंग लगा रहे हो कि आर्मेचर वाइंडिंग लगा रहे हो, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, दोनों ही हो सकता है। फील्ड वाइंडिंग भी हम नॉन सेलियंट में लगा सकते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग भी। अभी पकड़ लो, ये आपका जो दिख रहा है, ये अगर आपका रोटर है और उसके चारों तरफ आप अगर एक स्टेटर बनाते हो और स्टेटर में भी ऐसे ही ग्रूप्स लगा देते हो और इसमें जो वाइंडिंग्स होगा वो भी अगर आप इस ढंग से बनाते हो, कंडक्टर फिट करके कर सकते हैं ना। सो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा पोल आप यूज कर रहे हो। तो हमने बोल दिया है सेलियंट पोल फील्ड कहाँ पे यूज होता है, स्टैटिक पे। जब आपका फील्ड स्टैटिक है मतलब डीसी मशीन में क्या यूज होगा, सेलियंट पोल। नॉन सेलियंट क्या है, जहां पे स्पीड है, घूम रहा है स्पीड में, तो वहां पे नॉन सेलियंट इज प्रेफर्ड और फील्ड के लिए, है ना। आर्मेचर हम लोग इन जनरल नॉन सेलियंट ही बनाते हैं। चलो अब आते हैं भाई डीसी मशीन में कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा देखते हैं। डीसी मशीन्स का कंस्ट्रक्शन अगर देखोगे तो उसमें क्या क्या चीज है। डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन लेते हैं तो उसमें हमको मिलेगा फील्ड पोल्स, है ना। और फील्ड पोल्स मतलब जिस पोल में आप क्या लगा रहे हो, फील्ड वाइंडिंग लगा रहे हो। कितने पोल्स होंगे, कैसे पता चलेगा, तो डेफिनेटली इवन नंबर ऑफ पोल्स चाहिए आपको। एक नॉर्थ रहेगा तो उसका एक साउथ पोल चाहिए, 2 पोल हो सकता है, 4 पोल हो सकता है, 6 पोल हो सकता है, 8 पोल हो सकता है ना। सो इवन नंबर ऑफ पोल्स रहेंगे। पोल्स आर बोल्टेड टू द योक। योक क्या है, योक आपका बाहरी हिस्सा स्टेटर है, फ्रेम है, उसके साथ कैसे किस तरीके से आप पोल को कनेक्ट करके रखोगे, बोल्टेड। ठीक है, बोल्ट से कनेक्ट करके रखते हैं योक के साथ। योक आर मेड ऑफ कास्ट आयरन और स्टील और उसमें क्या करते हैं, लेमिनेशन रखते हैं। लेमिनेटेड क्यों करते हैं, एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए, है ना, क्योंकि आपका जो फ्रेम है उस फ्रेम के थ्रू भी मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। सो योक आर मेड ऑफ कास्ट आयरन और सिलिकॉन स्टील। नंबर ऑफ पोल्स किस पे डिपेंड करेगा कि कितना नंबर ऑफ पोल्स हम दे सकते हैं, 2 पोल रखेंगे कि 8 पोल रखेंगे, 12 पोल रखेंगे। सो ये डिपेंड करता है 2 पैरामीटर पे। नंबर 1 इज योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या चीज, अपर लिमिट जो है कि आप नहीं बढ़ा सकते हो बहुत, जितना ज्यादा आप नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाओगे तो उतना ज्यादा आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगा तो क्या होगा, आपका लॉसेस ज्यादा आएंगे, एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस। लोअर लिमिट जो है कि तो फिर एक काम करते हैं, पोल्स नंबर ऑफ पोल्स को कम कर देते हैं, तब तो फ्रीक्वेंसी कम होगा तो अच्छा रहेगा। बट ये डिपेंड करेगा करंट पर ब्रास आर्म के ऊपर कि जितना नंबर ऑफ पोल्स होगा उतना ही आपका ब्रशेस लगेंगे। ठीक है, जितना नंबर ऑफ पोल्स होगा उतना नंबर ऑफ ब्रशेस लगेंगे। तो अगर नंबर ऑफ ब्रशेस ज्यादा होते हैं तो क्या होगा, हाई करंट हम ले सकते हैं कि करंट पर ब्रश आर्म क्या हो जाएगा, लिमिट करेगा। तो अगर पकड़ लो ये मेरा कम्यूटेटर है, इसमें जो ब्रशेस लगेंगे, अगर 4 पोल है तो फिर कितने कार्बन ब्रश लग जाएंगे, कार्बन ब्रश लगेंगे 4, है ना। 2 पोल के लिए लगेंगे 2 कार्बन ब्रश। अब एक ब्रास आर्म किसको बोल रहे हैं, एक ब्रास आर्म कि कार्बन ब्रश एक में के थ्रू जितना करंट पास हो सकता है। अगर एक ब्रास आर्म आप जितना नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाओगे तो पैरेलल पाथ बढ़ेगा, तो एक एक ब्रश के थ्रू करंट कम जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर ब्रश आर्म कम हो जाता है तो मैक्सिमम करंट का लिमिट आ जाएगा इसमें, है ना। सो क्या बोला हमने कि नंबर ऑफ पोल्स डिपेंड ऑन योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे कौन सा ये डिपेंड कर रहा है, अपर नंबर मतलब अपर लिमिट, कि उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हो, फ्रीक्वेंसी पे आएगा। करंट ब्रासान, करंट पार्ट ब्रासान लोअर लिमिट पे डिपेंड करेगा। तो ये तो फील्ड पोल। अब आते हैं फील्ड वाइंडिंग्स के बारे में। तो पोल्स के बारे में हमने बात किया, सेलियंट नॉन सेलियंट। डीसी मशीन्स की बात करें तो फिर सेलियंट पोल लगेगा। सेलियंट पोल में
का जो नंबर ऑफ पोल्स होगा मशीन में वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है मेरे फ्रीक्वेंसी पे और करंट पर ब्रश आर्म के ऊपर। ठीक है, ये पोल्स जो होंगे वो पोल्स कहाँ पे लगे होते हैं, पोल्स लगे होते हैं हमारे स्टेटर पे, या जिसको हम बोलते हैं फ्रेम या फिर योक, है ना। अब आते हैं फील्ड वाइंडिंग्स पे। तो पोल तो बना लिया, सेलियंट पोल बनाया, पोल के ऊपर क्या किस टाइप का वाइंडिंग करेंगे, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग करेंगे, स्टैटिक कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, एंड दिस वाइंडिंग्स विल कैरी योर डीसी एक्साइटेशन करंट। जब डीसी एक्साइटेशन करंट दोगे तभी स्टैटिक फील्ड बनेगा। Connected in such a way that adjacent poles have opposite polarity, है ना। एक नॉर्थ पोल होगा तो उसका बाजू वाला क्या होना पड़ेगा, साउथ पोल होना पड़ेगा। The flux produced in the windings passes through the pole pieces, air gap, armature and the yoke. तो जो फ्लक्स बनेगा वो पोल से निकलेगा, तो पोल और आपका जो रोटर है, आर्मेचर है, उसके बीच में क्या रहेगा, यार गैप होगा, तो यार गैप में आएगा, यार गैप से वो आर्मेचर में आएगा, और आर्मेचर से फिर से यार गैप को क्रॉस करके फिर से दूसरे पोल पे जाएगा, साउथ पोल पे गया, और फिर रिटर्न किससे कर रहा है, फ्रेम से रिटर्न कर रहा है। हम देखेंगे अभी थोड़ा। सो मोस्ट ऑफ द ये एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल में ईएमएफ पढ़ा था, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ। MMF is required to set up the flux in the air gap, क्योंकि एयर गैप का रिलक्टेंस हाई है। बाकी तो सारे हमने कास्ट आयरन या फिर सिलिकॉन स्टील से बनाया हुआ है जिसका रिलक्टेंस कम है, तो उधर से इजीली पास हो जाएगा, लो रिलक्टेंस। लेकिन एयर गैप में क्या है, हाई रिलक्टेंस होगा, तो फिर जो एमएमएफ चाहिए फ्लक्स को पास करने के लिए, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मेनली डिपेंड कर रहा है जो पोल है और आपका जो आर्मेचर है उसके दोनों के बीच के गैप में। गैप जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको एमएमएफ क्रिएट करना पड़ेगा फ्लक्स को पास कराने के लिए, है ना, फ्लक्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। नाउ ये जो यार गैप है वो प्रैक्टिकल किसी भी अगर डीसी मशीन्स को लेंगे तो कितना यार गैप रखते हैं, यार गैप जो होता है वो 0.5 से 1.5 mm के बीच पे होता है यार गैप। आप यार गैप को कंट्रोल करके, यार गैप को कम करके आप क्या कर सकते हो, मशीन्स में किसी का माइक ऑन हो गया। सो हमको अगर एमएमएफ को कम करना है तो फिर यार गैप को कम करना पड़ेगा, है ना। अब इसको अवॉइड तो कर नहीं सकते कि रोटर और स्टेटर दोनों को सटा तो नहीं सकते, तो दोनों के बीच में हमेशा यार गैप रहेगा। दैट यार गैप शुड बी 0.5 इन बिटवीन योर 0.5 to 1.5 mm, ठीक है। सो फील्ड क्रिएट किया, क्या क्या बनाया अभी तक, एक बार आंख बंद करके देखते हैं कि भाई हमने एक स्टेटर बनाया, एक पोल लगाया, कौन सा पोल लगाया, सेलियंट पोल लगाया, क्यों, क्योंकि हमको डीसी मशीन्स बनाना है और उसमें कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग करके सेलियंट पोल पे लगाएंगे ताकि एक स्टैटिक फील्ड मिल सके। आर्मेचर को हम घुमाएंगे, क्यों, क्योंकि अपने को कम्यूटेशन करना है। दूसरा चीज जो पोल बनेगा वो कितना पोल हो सकता है, क्या 1 पोल 3 पोल, इस टाइप का नहीं, इवन नंबर ऑफ पोल से है भैया। तो पोल्स को कैसे कनेक्ट करोगे, क्या काइंडली म्यूट योर माइक अमलान, थैंक यू। सो पोल्स को जो स्टेटर के साथ हम लगाएंगे, क्या स्क्रू से लगा सकते हैं, नहीं, उसको हम नाट एंड बोल्ट से फिट करके रखेंगे, है ना। और स्टैटिक है तो नाट बोल्ट लगा दो, टाइट होके बैठा रहेगा, दिक्कत नहीं है। योक किस टाइप का मटेरियल से बनाओगे, तो अपने को चाहिए कास्ट आयरन या फिर सिलिकॉन स्टील। स्टील चाहिए, क्यों, क्योंकि अपने को लो रिलक्टेंस पाथ देना है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। नाउ नंबर ऑफ पोल्स किस पे डिपेंड करेगा, किसके बेसिस पे हम नंबर ऑफ पोल्स को सेट करेंगे मशीन के, तो डिपेंड करेगा कि फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो अपना फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो क्या होगा, एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस दोनों बढ़ेंगे, और करंट पर ब्रास आर्म के ऊपर डिपेंड करेगा लोअर लिमिट, ठीक है। अगर बहुत कम, जितना
पोल्स कम करेंगे उतना आपका ब्रशेस, नंबर ऑफ ब्रशेस कम होगा, तो फिर ज्यादा करंट ले नहीं पाएगा। फिर फील्ड वाइंडिंग्स के बारे में अगर बात करें डीसी मशीन्स की, तो फिर हम क्या कर रहे हैं कि फील्ड वाइंडिंग्स में अमलान आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, आप कहीं पे बाहर में हो आई थिंक, सो पुट योर माइक ऑन म्यूट। थैंक यू। फील्ड वाइंडिंग्स के बारे में बात कर रहे थे, तो डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग्स जो लगेगा सेलिएंट पोल पे लग रहा है तो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होगा। करंट कौन सा पास करेगा फील्ड के लिए, डीसी एक्साइटेशन वोल्टेज चाहिए आपको। और एडजेसेंट पोल कैसा बनेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एडजेसेंट में बनेंगे, ऑपोजिट पोल होंगे। जो फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स का पाथ क्या होगा, पोल से निकलेगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा, एयर गैप के थ्रू आर्मेचर में जाएगा और आर्मेचर से फिर से एयर गैप मिलेगा उसको, और एयर गैप से साउथ पोल में होके जो योक है फ्रेम है, फ्रेम से रिटर्न कर जाएगा। तो मैक्सिमम एमएमएफ कहां पे सेट होगा, पोल पे सेट होगा, आर्मेचर पे सेट होगा? नहीं, मैक्सिमम एमएमएफ हमको चाहिए टू क्रॉस द एयर गैप, क्योंकि एयर गैप में मैक्सिमम रिलक्टेंस होगा। सो भैया इतना समझ गए कि हमने फील्ड प्रोड्यूस कर लिया, फील्ड बना लिया, तो बाकी बचा क्या, आर्मेचर कोर। और आर्मेचर कोर किससे बनेगा, सिलिकॉन स्टील के, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से बनाएंगे। और जो लेमिनेशन होगा उस लेमिनेशन का थिकनेस जो है वो कितना रहना चाहिए, 0.4 से 0.6 mm का थिकनेस होना चाहिए। सॉफ्ट आयरन से बना सकते हो या फिर सिलिकॉन स्टील यूज कर लो, क्योंकि आर्मेचर में हमको मेनली क्या चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ होना चाहिए, हाई लो रिलक्टेंस पाथ देना है इसको। ये जो आर्मेचर बनेगा वो आर्मेचर रोटर का जो शाफ्ट है उसके साथ किस तरीके से आप लगाओगे, नट बोल्ट से लगा सकते हैं? नहीं, वहां पे क्या यूज करेंगे, की यूज करेंगे, एलन की जिसको बोलते हैं। तो एलन की से हम रोटर के साथ फिक्स करके रखेंगे फॉर हायर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और डेफिनेटली आप आर्मेचर रोटेटिंग बना रहे हो तो फिर आपको किस टाइप का बनाना चाहिए, नॉन सेलिएंट पोल का टाइप बनाना चाहिए, स्लॉटेड हो और उसके अंदर ग्रूव में आप कंडक्टर्स रख सको ताकि मैकेनिकल सिक्योरिटी बेटर मिले और एयर गैप कम मिले, यूनिफॉर्म। नाउ आर्मेचर वाइंडिंग्स का क्या करेंगे, ये तो बन गए आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर बना लिया। अब वाइंडिंग्स बनाएंगे तो उसमें कंडक्टर्स रखेंगे, इस टाइप का आर्मेचर का कोर बना है, उसके अंदर एक एक करके कंडक्टर्स डालेंगे और लास्ट जैसे हमने दिखाया था कि बैक टू बैक कनेक्ट करेंगे कॉइल्स को, कंडक्टर्स को, तो कॉइल बनेगा और फ्रंट साइड जो है वो कम्यूटेटर के साथ लगा देंगे, है ना। और कम्यूटेटर के साथ जो लगाते हैं किस टाइप से, शोल्डरिंग करके लगाते हैं। सो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स शोल्डर टू द कम्यूटेटर सेगमेंट। तो कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ ये कम्यूटेटर होगा तो उसका सेगमेंट के साथ आपका जो कॉइल बनेगा वो कॉइल इस टाइप से आप क्या करोगे, शोल्डर करके लगाओगे। और ये कम्यूटेटर के साथ किस ढंग से लगा रहे हो उसी के ऊपर बेस करके बनेगा लैप वाइंडिंग या फिर वेव वाइंडिंग। नाउ व्हाट इज कम्यूटेटर, कम्यूटेटर बोल रहे हैं कि कम्यूटेटर के साथ लगाएंगे। व्हाट इज कम्यूटेटर, कम्यूटेटर इज योर मैकेनिकल रेक्टिफायर। ये क्या करेगा, एसी से डीसी बनाएगा, है ना। सो मैकेनिकल रेक्टिफायर, और ये किस चीज से बनेगा, डेफिनेटली कॉपर से बनेगा। और जो सेगमेंट्स होंगे ये तो एक ये लिए और इसको पूरा सेगमेंट्स में डिवाइड किया और सेगमेंट के बीच में कौन सा इंसुलेशन यूज करेंगे, माइका इंसुलेशन यूज करेंगे। माइका शीट डाल डाल के कम्यूटेटर के सेगमेंट्स को इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करेंगे। अब कम्यूटेटर से करंट निकलेगा कैसे, तो उसके लिए हमको चाहिए ब्रश। तो क्या ब्रश कार्बन कॉपर का बना सकते हैं, डेफिनेटली नहीं। कॉपर का अगर ब्रश बनाओगे और कॉपर के कम्यूटेटर के ऊपर लगा के रखोगे तो ये 2-4 दिनों में घिस जाएगा, स्क्रैचेस आएगा, फिर जो कांटेक्ट है वो बहुत बढ़िया से नहीं बनेगा, फिर यहाँ पे स्पार्किंग होगी। तो हम क्या मटेरियल यूज करेंगे, डेफिनेटली हमारे हाथ में है कार्बन। तो कार्बन क्या करेगा, स्क्रैचेस नहीं गिराएगा आपके कम्यूटेटर के ऊपर, बल्कि क्या करेगा, वो पॉलिश करता रहेगा कम्यूटेटर को, है ना। कार्बन घिसता रहेगा लेकिन कम्यूटेटर के साथ अच्छे से कांटेक्ट बना के रखेगा। तो कार्बन का रेजिस्टेंस तो हाई है, तो क्या कर सकते हैं, कंडक्टिविटी अगर बढ़ाना है ब्रश का तो हम कॉपर
ऐड कर देते हैं कार्बन के साथ और उसी से ब्रश बनाते हैं। तो कॉपर इज एडेड टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द कार्बन ब्रश एंड इट कैन बी एडजस्टेड बाय एडजस्टेबल। आप धीरे धीरे तो घिसता रहेगा तो फिर लूज बनेगा। आपको क्या करना है, एडजस्टेबल स्प्रिंग रखना है। तो स्प्रिंग क्या करेगा, इसको एकदम टाइट करके कम्यूटेटर के साथ लपेट के रखेगा। अब बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं कर सकते हो, ज्यादा किसी का बहुत लूज नहीं रख सकते हो, नहीं तो स्पार्किंग होगा। तो आपको मॉडरेट स्ट्रेंथ देके कम्यूटेटर के साथ कनेक्टेड रखना है ब्रश को। अब ये कार्बन ब्रश की वजह से क्या होगा, हाई कांटेक्ट रेजिस्टेंस रहता है कार्बन का। तो कांटेक्ट रेजिस्टेंस जो बनेगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। आपका जितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा उसमें कुछ वोल्टेज क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, है ना। सो वोल्टेज जितना प्रोड्यूस होगा जनरेटर में पूरा का पूरा नहीं मिलेगा। कुछ वोल्टेज कहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, अपने ब्रश आर्म पे ड्रॉप होगा। और हाई कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कॉजेस ए लॉस ऑफ 2 वोल्ट मेकिंग इट अनसुइटेबल फॉर लो वोल्टेज मशीन। क्योंकि 2 वोल्ट हाई वोल्टेज मशीन के लिए बहुत मायने नहीं रखेगा, लेकिन लो वोल्टेज मशीन होगा तो फिर 2 वोल्ट जो ड्रॉप होता है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस पे वो मायने रखेगा, है ना। सो कार्बन ब्रश लो वोल्टेज मशीन्स के लिए काफी ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप करा देता है ना। चलो डीसी मशीन्स को देखते हैं। दिस इज योर स्टेटर। अब स्टेटर है, ये क्या बन गया, एक फ्रेम बना है। फ्रेम के साथ आप क्या लगाओगे, फ्रेम के साथ हम लगाएंगे अपना पोल, और अंदर क्या रहेगा, एक रोटर रहेगा, और रोटर में क्या लगा देंगे, हम आर्मेचर लगाएंगे डीसी मशीन में। ये जो स्लॉट, जब आप, ये तो एक पूरा का पूरा सिलेंडर पकड़ लो शाफ्ट, इसमें हमने ग्रुप काट दिया, और ये ग्रुप काटने के बाद जो उठा हुआ पीस है इसको क्या बोल रहे हैं, टूथ, या फिर पूरा आप बोलो तो टीथ। और अंदर का जो ग्रूव है, सॉरी, इसको बोलेंगे स्लॉट, है ना। स्लॉट में क्या डालेंगे, कंडक्टर्स डालेंगे। बढ़िया से समझना इसका। सो ग्रुप के अंदर हम कंडक्टर्स रखेंगे, और एक एक स्लॉट पे जो अपना पोल होगा, सेलिएंट पोल, उसको कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग किसके साथ, स्टेटर के साथ। तो ये बन गया पोल, और पोल में हम लगाएंगे कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग्स। वी आर कनेक्टिंग कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। समझ पा रहे हो। सर, तो ये कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग एक बार समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, फिर से एक बार बोल दूंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं उसके बाद, है ना। तो ये समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग कहाँ पे लग रहा है, सेलिएंट पोल पे लग रहा है, ठीक है। देखो पोल 2 टाइप का बनता है, या तो सेलिएंट पोल या फिर नॉन सेलिएंट पोल। ये 2 टाइप का पोल्स बनेगा। सेलिएंट पोल क्या है, सेलिएंट पोल जिसके ऊपर आप लपेटते हो, जैसे ये वाला, दिस इज योर सेलिएंट पोल। और ये क्या, किस टाइप का पोल बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका नॉन सेलिएंट पोल। नॉन सेलिएंट पोल को हम क्या बोल रहे हैं, सिलिंड्रिकल भी बोल रहे हैं। ये सिलिंडर में है ना, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, सिलिंड्रिकल पोल भी बोल सकते हो, सिलिंड्रिकल। और इसको बोलेंगे तो कॉन्सेंट्रिक पोल, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या है कि शाफ्ट लिया, ये पोल बनाया, और उसके ऊपर आप लपेट रहे हो, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक के बाद एक के ऊपर आ रहा है ना, वाइंडिंग्स इस टाइप से, एक के ऊपर एक वायर लग रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है, इसीलिए इसको कॉन्सेंट्रिक कहते हैं, ठीक है। और जो नॉन सेलिएंट है इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्मली आपने डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है सारे कंडक्टर्स, ठीक है। अब समझ में आया, 2 टाइप के पोल,
एक होगा सेलिएंट, एक होगा नॉन सेलिएंट। सेलिएंट क्या है? दिस टाइप ऑफ पोल्स जिसके ऊपर में आप लपेटते हो, क्या है? कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। नॉन सेलिएंट क्या है? जिसमें ग्रुप काट के, स्लॉट काट के आप कंडक्टर्स डाल के कॉइल लपेटते हो, यह हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सेलिएंट पोल कहां पे यूज करोगे, क्या आप खुद बताओ। यहाँ पे बाहर की तरफ जब आप लपेट के रखे हो तो इसका मैकेनिकल, डेफिनेटली मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होगा, बहुत जोर से घुमाओगे तो ये खुल के आ जाएगा, है ना। लेकिन स्लॉट्स के अंदर रहेगा तो फिर इसमें क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है, इसका मैकेनिकल सिक्योरिटी जो है वो बेटर है, ये बहुत ज्यादा मूव नहीं करेगा, है ना। तो कंडक्टर्स प्लेस रहेंगे, तो जहां पे रोटर बनता है, रोटेटिंग बनेगा और हाई स्पीड रोटर बनेगा, वहां पे डेफिनेटली आपको नॉन सेलिएंट टाइप पोल यूज करना है। सेलिएंट पोल डीसी मशीन के फील्ड में यूज होता है, एसी मशीन में भी सेलिएंट पोल फील्ड यूज होता है, ठीक है। लेकिन कब? हाइड्रो पावर प्लांट्स में। हाइड्रो अल्टरनेटर्स जो बनेगा उसमें आपको यहाँ पे फील्ड रोटेटिंग मिलेगा, लेकिन नॉन सेलिएंट टाइप नहीं, सेलिएंट टाइप मिलेगा, ठीक है। नॉन सेलिएंट टाइप कहाँ पे मिलेगा? मिलेगा आपको थर्मल पावर प्लांट्स में। गैस हो या फिर स्टीम हो या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, वहां पे नॉन सेलिएंट पोल्स का ऑल्टरनेटर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस पर जो आरपीएम होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा आरपीएम के लिए मैकेनिकल सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए, तो नॉन सेलिएंट टाइप लगा देंगे, ठीक है अक्षय। यस सर। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और नाउ यू सी, हमने क्या किया, डीसी मशीन्स बना रहे हैं अभी। डीसी में स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो नॉन सेलिएंट टाइप पोल लगा दिए, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग किए पोल के ऊपर। अब देखो अगर ऐसा ही रहेगा तो दो तीन चीजें हो रही है। अगर ये दिस इज माय पोल एंड दिस इज माय आर्मेचर, तो यहाँ पे देखो जो फ्लक्स बनेगा वो उसका कवरेज बहुत कम है, कवरेज कम है। दूसरा एयर गैप जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप रहेगा, है ना। और ये कॉइल जो है उसको मैकेनिकल कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रहा है सामने की तरफ, तो निकल सकता है। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोगों को पोल शू लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो कंसेंट्रिक वाइंडिंग, और ये रहा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग आर्मेचर में। कंसेंट्रिक वाइंडिंग किस पे लगा रहे हैं? सेलिएंट पोल पे। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग किस पे लगा रहे हो? नॉन सेलिएंट पोल पे, समझ रहे हो। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग लगाएंगे पोल शू, इसको बोलते हैं पोल शू। क्यों लगा रहे हो? उसका कारण क्या है? पोल शू अटैच करने का पोल के साथ, ताकि यहाँ पे एक तो आपका कवरेज बढ़ गया, आर्मेचर को कवर ज्यादा करेगा, है ना। दूसरा ये एयर गैप को कम कर देगा, यूनिफॉर्मली एयर गैप बना सकता है ना। एयर गैप कम हो जाएगा इससे। तो पोल के साथ हम लगाएंगे पोल शू। नाउ आइडेंटिफाइंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यहाँ पे नॉर्थ पोल कैसे पता चलेगा कौन सा है, साउथ पोल कैसे पता चलेगा कौन सा है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि करंट का फ्लो किधर है। ये अगर फील्ड बनाए हो आपने, तो फील्ड में क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नल सप्लाई देना पड़ेगा, है ना। वो सप्लाई हो सकता है कि आर्मेचर के से ही कनेक्ट किए हो या फिर सेपरेटली किए हो, उसी के बेस पे बनेगा अपना जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। अगर मैं यहाँ पे एक बैटरी लगा दूं, कि डीसी करंट सोर्स लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम योर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। अगर मैं इसी वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्ट कर दूं अपना जो क्या कहते हैं इसको भाई, आर्मेचर के वाइंडिंग के साथ, तो ये सीरीज डीसी मोटर बनेगा। अगर पैरेलल कनेक्ट कर दूं तो शंट बनेगा,
अगर मैं पैरेलल और सीरीज के कॉम्बिनेशन पे लगाऊं तो कंपाउंड डीसी मशीन बनेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि फील्ड वाइंडिंग जो है उसको मैं किस तरीके से कनेक्ट कर रहा हूं और कैसे मैं इस पे सप्लाई दे रहा हूं। अब कौन सा यहाँ पे ये दो पोल है, ये एक पोल है, ये एक पोल है, एक नॉर्थ बनेगा एक साउथ बनेगा, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है ना? किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि आपका करंट कैसे पास कर रहा है। तो पकड़ लो आप, हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया और बैटरी का जो डायरेक्शन है इस तरीके से दिया, तो करंट कैसे पास करेगा? ये नीचे से पास करेगा इधर से, है ना? करंट इधर से पास करेगा। अब करंट अगर इधर से पास कर रहा है तो कोई बताएगा मेरे को कि ये पकड़ लो पोल नंबर 1 जिससे एंट्री हो रहा है, ये है पोल नंबर 2, कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है? बताओ भाई, नॉर्थ पोल कौन सा है साउथ पोल कौन सा है? Anybody identify the pole? सर 2 नॉर्थ पोल होगा। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, है ना? पोल्स निकालना है तो राइट हैंड थंब रूल क्या था कि हम जिस डायरेक्शन पे करंट पास हो रहा है उसकी तरफ आप अपना फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करोगे। जिधर से करंट पास हो रहा है उधर से कर्ल करोगे, तो जो थंब बनेगा वो थंब क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स देगा, है ना? तो इधर करंट पास कर रहा है तो फिर थंब किधर आ रहा है? नीचे तरफ आ रहा है, देख रहे हो? तो ऐसे पकड़े तो थंब की तरफ फ्लक्स आएगा, तो फ्लक्स का डायरेक्शन ये है। नीचे वाले पोल में देखेंगे तो कैसा जा रहा है भाई? इसमें भी सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, तो फिर फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसा होगा, ठीक है? तो नॉर्थ पोल कौन सा साउथ पोल कौन सा बना? देखो नॉर्थ पोल कैसे पता चलेगा? जिस पोल से फ्लक्स निकल रहा है वो क्या है? नॉर्थ पोल। और जिस पोल पे फ्लक्स घुस रहा है वो क्या है? साउथ पोल। तो ईयर से अगर हम एक बार मैग्नेट ले ले, एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो नॉर्थ पोल का तो डेफिनेशन ही यही दिए थे ना कि नॉर्थ फ्लक्स जो है वो नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल पे जाके एंड होता है इसका, यही तो है बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के अंदर पे क्या होगा? साउथ टू नॉर्थ फ्लक्स पास करेगा। बाहर में क्या है? नॉर्थ टू साउथ पास करता है, तो नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकलता है, साउथ पोल में फ्लक्स घुसता है। क्लियर? यही चीज याद रखना है। पहला चीज, करंट के डायरेक्शन से हमको पता करना है कि फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा। फ्लक्स का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? राइट हैंड को करंट की तरफ कर्ल करो, थंब आपको फ्लक्स दे देगा, है ना? तो ये मिला यहाँ पे, ये वाला मिला। अब फिर नॉर्थ पोल से करंट निकल रहा है, तो नॉर्थ पोल कौन सा बना है? ये वाला नॉर्थ पोल, और जहां पे फ्लक्स घुस रहा है दैट विल बिकम योर साउथ पोल, ठीक? तो फ्लक्स कैसे पास करेगा? देखा? अब फ्लक्स पास कर रहा है एडजेसेंट पोल, सीधा नॉर्थ पोल से जाके फ्रेम के थ्रू फ्लक्स पास कर रहा है। यहाँ पे अगर नोट करो तो देखो, पोल से नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकला, उसके बाद यहाँ पे इसको एयर गैप मिला, जो हमने थोड़ा देर पहले बात किया था, एयर गैप मिला। उसके बाद इसको आर्मेचर मिला, है ना? आर्मेचर मिला, आर्मेचर के बाद फिर से एयर गैप मिला, और गैप के बाद फिर से इसको साउथ पोल मिला, और देन ये क्या कर रहा है? स्टेटर या फिर योक के थ्रू पास हो जा रहा है और फिर से घूम रहा है फ्लक्स। तो फ्लक्स इस तरीके से घूमता है। समझ में आया बात? दोनों तरफ से फ्लक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो रहा है? हाँ सर।
सो अभी किसी भी फील्ड का, किसी भी मशीन में करंट किधर से जा रहा है उसको देख के आप क्या कर सकते हो, फ्लक्स निकाल सकते हो, फ्लक्स का डायरेक्शन, और फ्लक्स के डायरेक्शन से हम ये बता सकते हैं कि इधर नॉर्थ पोल बना है कि साउथ पोल बना है कि नहीं। स्टेटर और रोटर को देखते हैं मशीन का। ये क्या है? स्टेटर है। स्टेटर क्या करता है? इट एक्ट्स एज ए फ्रेम और यॉक। ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द सिस्टम, है ना। रोटर वगैरह सबको क्या कर रहा है? मैकेनिकल प्रोटेक्शन दे रहा है। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, हेलो মই অলপ ক্লাছত আছো, পিছত ফোন কৰি আছো। নাই নাই ওপৰত নাই, মই ঘৰতে আছো। হয় হয় নাই নাই আছো আছো। মই কালি লগ কৰিম। सो मैकेनिकल सपोर्ट देगा, किसको देगा भाई? कि इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? फील्ड पोल्स लगाएंगे, इसमें इंटर पोल्स लगाएंगे, कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग फिट करेंगे। तो वो कहाँ पे करेंगे? इसी स्टेटर पे ही तो करेंगे। तो स्टेटर क्या क्या कर रहा है? स्टेटर एक्ट्स एज ए फ्रेम और यॉक, ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन दे रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है फील्ड पोल्स को, इंटर पोल्स को, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग्स को, है ना। तो ये पोल्स लगा दिए हमने। इंटर पोल्स और कंपेंसेटिंग वाइंडिंग अगर लगाना है तो हम इसी पे लगाएंगे, इस तरीके से, है कि नहीं। तो स्टेटर पे लगेगा। और पोल कोर्स और पोल शूज आर बोल्टेड और रिवेटेड टू द स्टेटर। तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। स्टेटर और क्या करता है? इट प्रोवाइड्स द मैग्नेटिक रिटर्न पाथ। हमने देखा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो फ्लक्स कैसे आएगा? इस तरीके से आके रिटर्न कैसे कर रहा है? स्टेटर के थ्रू रिटर्न कर रहा है कि नहीं। नाउ स्टेटर किस मटेरियल से बनाना चाहिए फिर? इट शुड बी मेड अप ऑफ लो रिलक्टेंस मटेरियल, और उसके लिए हम यूज करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कौन सा? कास्ट आयरन यूज करेंगे फॉर स्मॉल मशीन्स, एंड फॉर लार्ज मशीन इट विल बी कास्ट स्टील और रोल्ड स्टील। क्योंकि लार्ज मशीन में का जो ये होगा, कास्ट आयरन क्या है? वो चीप है, और कास्ट स्टील ये हाई परमेबिलिटी, ठीक है। हाई परमेबिलिटी मतलब क्या है? लो रिलक्टेंस, है ना। हाई परमेबिलिटी मतलब लो रिलक्टेंस पाथ। तो ज्यादा जितना परमेबिलिटी बढ़ेगा रिलक्टेंस घटेगा, या फिर रिलक्टेंस घटेगा तो परमेबिलिटी बढ़ेगा। तो फ्लक्स ज्यादा पास कराना है, लार्ज मशीन है, तो उसमें थोड़ा सा खर्चा वाला सामान लगाओ, कास्ट स्टील लगा दो। नाउ रोटर के पे आते हैं। तो स्टेटर समझ गए हम लोग भाई, स्टेटर पे क्या क्या किए? स्टेटर एक्ट्स एज ए फ्रेम और यॉक, स्टेटर गिव्स मैकेनिकल प्रोटेक्शन, स्टेटर प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट फॉर योर फील्ड पोल्स, इंटर पोल्स, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग्स एक्सेट्रा। फील्ड पोल्स और पोल शू कैसे लगाते हो? बोल्टेड होते हैं और रिवेटेड भी होते हैं, छोटे छोटे मशीन में डायरेक्ट रिवेटेड रहते हैं। प्रोवाइड्स मैग्नेटिक रिटर्न पाथ, स्टेटर क्या मटेरियल से बनाएंगे? कास्ट आयरन से बनाएंगे या फिर कास्ट स्टील से बनाएंगे। लार्ज मशीन के लिए कास्ट स्टील, स्मॉल मशीन्स के लिए कास्ट आयरन चलेगा। नाउ इसके अंदर क्या लगाएंगे? एक रोटर बनाएंगे। रोटर क्या करेगा? आर्मेचर कोर को सपोर्ट करेगा। रोटर जो होगा मशीन का, उसको आर्मेचर कोर को सपोर्ट करेगा। आर्मेचर कोर जो है वो रोटर के शाफ्ट के साथ कैसे कनेक्ट रहेगा? वो की से कनेक्ट रहेगा। की समझते हो ना? एलन की जिसको हम बोलते हैं, देखे हो एलन की? गोल टाइप का रहता है, हेक्सागोनल अंदर में की तरफ काटा हुआ रहता है, फीमेल टाइप का, इस टाइप का हेक्सागोनल, इसी को बोलते हैं एलन की बोल्ट्स, है ना। और जो आपका एलन की आएगा वो इस टाइप का एल शेप का एलन की रहता है, ठीक है। इसी को इसके अंदर डाल के घुमा घुमा के टाइट करते हैं, तो एलन की बोलेंगे इसको। जो रोटर रहेगा, रोटर की शाफ्ट के साथ अपना जो आर्मेचर रहेगा, कोर आर्मेचर का, उसको हम
एलन की से टाइट कर देंगे, नट बोल्ट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि घूमेगा तो नट क्या होगा, धीरे धीरे करके लूज हो जाएगा, खुल सकता है, तो की से टाइट कर देंगे। रोटर शाफ्ट ट्रांसफर्स मैकेनिकल पावर, शाफ्ट क्या करेगा, डेफिनेटली मैकेनिकल पावर को ट्रांसफर कर रहा है शाफ्ट, और उसी शाफ्ट के साथ हमने लगाया है अपना आर्मेचर को। आर्मेचर कोर कैसे बनेगा, आर्मेचर कोर सपोर्ट करेगा आर्मेचर वाइंडिंग्स को, और ये बनेगा किस टाइप के मटेरियल का, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से, और घूम रहा है तो फिर सिलिकॉन स्टील से बनाएंगे। इट प्रोवाइड्स इजी पाथ फॉर योर मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इस टाइप से बनाना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर से जाएगा ना, तो डेफिनेटली जब मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा, जहां जहां से पास करेगा उसको आपको लेमिनेटेड करना है ताकि एडी करंट लॉस ना हो, और अगर घूम रहा है वो चीज तो फिर उसको सिलिकॉन स्टील से बनाना है, अगर स्टैटिक है तो कास्ट आयरन से बनाओ, दिक्कत नहीं आ रही है हमको। लेकिन हर एक पीस, चाहे वो पोल हो, पोल शू हो, आर्मेचर हो, वो सब क्या है, लेमिनेटेड होना जरूरी है, नहीं तो एडी करंट लॉस होगा। सो आर्मेचर is made up of your silicon steel laminated to reduce eddy current, and armature is slotted and always non-silver. ठीक है, armature is always non-silver. Determining number of poles, ये हमने डिस्कस किया है पहले कि अपर लिमिट किस पे डिपेंड करता है, it depends on the frequency. Frequency is directly proportional to your number of poles, and number of poles directly proportional to your core loss, है ना। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कोर लॉस। कैसे, कोर लॉस पे क्या क्या लॉस होता है, हिस्टेरेसिस लॉस है, एडी करंट लॉस, हमने पहले डिस्कस किया था लॉसेस पे। तो पीएच हिस्टेरेसिस लॉस, पीएच इज इक्वल टू योर ईटा बीएम मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी टू द पावर ऑफ 1.6 इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू वॉल्यूम ऑफ द कोर। तो ये फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है, अपना हिस्टेरेसिस लॉस। और एडी करंट लॉस कैसा है, एडी करंट लॉस इज केवी बीएफ स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इनटू वी, वी इज द वॉल्यूम। तो आपका एडी करंट जो है वो प्रोपोर्शनल है एफ स्क्वायर से, ठीक है। सो एडी करंट इज प्रोपोर्शनल टू योर एफ स्क्वायर डायरेक्टली। तो फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ेगा एडी करंट बढ़ेगा, लॉसेस बढ़ेंगे, तो उस लॉसेस को कम करना है तो अपने को फ्रीक्वेंसी कम रखना है। और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगा, डेफिनेटली नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड करेगा। जितना नंबर ऑफ पोल्स आप बढ़ाओगे उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक पास कर रहा है, ये जितना घूमेगा यहाँ से यहाँ तक आने से ही तो इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया, है ना। सो फ्रीक्वेंसी कम रहेगा तो ठीक है। Now for large machines, frequency lies between 20 to 30 hertz, and for small machines, frequency may vary up to your 50 hertz. ये completely depend कर रहा है आपके पोल लॉस के ऊपर, एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉस। लोअर लिमिट किस पे डिपेंड करेगा भाई, लोअर लिमिट डिपेंड करेगा करंट पर ब्रश आर्म, कि कितना ब्रशेस लगा रहे हो, कितना करंट पास हो सकते हैं, उसके ऊपर लोअर लिमिट डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पोल्स का। मैक्सिमम allowable current per brush arm is 400 एम्पियर। एक ब्रश के अंदर से मैक्सिमम अलाउएबल करंट जो होगा वो होगा 400 एम्पियर, उससे ज्यादा करंट नहीं ले सकता है ब्रश उतना। अगर उससे बड़ा ब्रश बनाने जाओगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेसिवली लॉन्ग कम्यूटेटर चाहिए, फिर कम्यूटेटर का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, इतना करंट से ज्यादा अगर जाना पड़ेगा तो। इसीलिए नंबर ऑफ पोल्स जो है उस पे लिमिट करना जरूरी होता है। तो लोअर लिमिट डिपेंड्स ऑन योर करंट पर ब्रश आर्म। नाउ ये टास्क कि भाई मेरा क्या हो रहा है कि करंट पास हो रहा है, तो आप बताओ मेरे को, दिस इज माय 1, दिस इज माय 2, दिस इज माय 3, दिस इज माय 4। ये 4 पोल मशीन है। आपको बताना है कि 1 नंबर पोल, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पे करंट का डायरेक्शन या फिर कौन सा क्या पोल बनेगा, बताओ। 1 नंबर क्या है, नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है? नॉर्थ पोल। 1 नंबर इस टाइप से जा रहा है करंट, तो उंगली किधर है भाई, उंगली ऊपर है ना, उंगली ऊपर है तो फिर फ्लक्स किधर जाएगा,
समझ में आया नहीं आया? करंट क्या का डायरेक्शन देखो, करंट के डायरेक्शन पे आप अपना राइट हैंड का कर्ल करो। राइट हैंड को जब हमने कर्ल किया तो थंब किधर गया? ऊपर तरफ। ऊपर तरफ गया मतलब फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है? कौन सा पोल बना, नॉर्थ पोल की साउथ पोल? साउथ पोल। कि फ्लक्स उस पोल पे घुस रहा है, एंड हो रहा है यहाँ पे आके, है ना, अंदर हवा एयर से अंदर की तरफ जा रहा है, देन इट विल बिकम योर साउथ पोल। अगर ये साउथ पोल है तो 2 3 4 क्या बनना चाहिए बताओ, और करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? पहले बताओ 3 नंबर कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल। यस, एडजेसेंट पोल्स आर ऑपोजिट पोल्स, ठीक है। 2 नंबर कौन सा पोल होगा? ये अगर साउथ पोल है तो 2 नंबर कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। हाँ सर। तो 4 नंबर ये साउथ पोल होगा। साउथ पोल। तो मैं अभी अभी क्या बोला कि एडजेसेंट पोल जो है वो ऑपोजिट पोलैरिटी का होना चाहिए ना। अच्छा। एडजेसेंट पोल्स शुड बी इन ऑपोजिट पोलैरिटी, ठीक है। तो मेरे को अगर करंट इस डायरेक्शन पे दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे पता कर सकता हूँ कि ये कौन सा पोल है। करंट इधर जा रहा है, थंब राइट हैंड का थंब ऊपर तरफ। देखो कैसे पकड़ना है, कैसे समझना है चीजों को, इसको देखो। पहला क्या दिया हुआ है अपने को? करंट का डायरेक्शन दिया हुआ। जब करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, अपना राइट हैंड को रखो और फ्लक्स का पता करो, फ्लक्स किधर से जा रहा है। तो फ्लक्स भाई घुस रहा है, तो ये तो श्योर हो गए कि यहाँ पे साउथ पोल बना। अगर ये साउथ पोल बनता है, एडजेसेंट पोल मेरा नॉर्थ पोल होना पड़ेगा। जब एडजेसेंट पोल नॉर्थ पोल बनेगा तो इसमें करंट का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? इस डायरेक्शन पे ऊपर की तरफ करंट जाना चाहिए कि नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ तो 1 और नीचे की तरफ तो 2। बताओ 1 की तरफ करंट का डायरेक्शन हो कि 2 की तरफ करंट का डायरेक्शन? ऊपर की तरफ। कैसे पता चलेगा? डेफिनेटली राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे कि करंट का हमको क्या चाहिए, यहाँ पे नॉर्थ पोल चाहिए। और जब नॉर्थ पोल चाहिए, इसका मतलब नॉर्थ पोल कौन सा पोल है? जिस पोल से फ्लक्स निकलता है, मतलब फ्लक्स का डायरेक्शन इधर होना चाहिए। तो अगर मैं फ्लक्स की डायरेक्शन की तरफ अपना थंब रख दूं तो कर्ल जो है वो किस तरफ आ रहा है? कर्ल आ रहा है अपवर्ड्स, है ना। तो करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो। तो हम जब इस मशीन को बनाएंगे तो इस ढंग से इस वाइंडिंग्स को लपेटेंगे यहाँ पे कि इधर से निकला, ये वाइंडिंग आया, यहाँ से आया और यहाँ पे इस ढंग से इसको लपेटा, फिर ये इस पे आएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे कि ये नीचे से लेके इस तरीके से जाए कि करंट का जो डायरेक्शन हो वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो, तब जाके यहाँ पे बनेगा आपका नॉर्थ पोल, है ना। और अगर ये नॉर्थ पोल बन गया, ये अगर नॉर्थ पोल बना तो ये कौन सा पोल बनना चाहिए? एडजेसेंट पोल शुड बी ऑपोजिट, तो ये बनेगा साउथ पोल। अब जब ये साउथ पोल बनेगा तो इसमें क्या होगा? फ्लक्स अंदर की तरफ आएगा, है कि नहीं। जब यहाँ पे फ्लक्स आएगा अंदर की तरफ तो अब देखो फिर से थंब को रखो, करंट का डायरेक्शन क्या मिल रहा है आपको? राइट टू लेफ्ट, है कि नहीं। ये होगा आपका करंट का डायरेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। पहले क्या था, फर्स्ट हमको दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे मिला हमको करंट का डायरेक्शन। जब करंट का डायरेक्शन मिल गया तो हम यहाँ से निकाल दिए कि ये पोल कौन सा बनेगा? ये तो बनेगा साउथ नॉर्थ पोल। क्यों? क्योंकि इस पोल साउथ पोल बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स है। अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स है मतलब फ्लक्स घुस रहा है, मतलब ये बन गया साउथ पोल। ये साउथ पोल बना तो इसको नॉर्थ पोल बनाना है। अगर नॉर्थ पोल बनाना ही है
तो नॉर्थ पोल हमको पता है इससे फ्लक्स निकलता है, तो थंब को रख दिए इधर, तो कर्ल आ रहा है ऊपर की तरफ, तो करंट इसमें किस डायरेक्शन से हो, इस डायरेक्शन। ऐसे ही हमको इस कॉइल को लपेटना पड़ेगा, है ना। सो यहाँ से जब आएगा वो घूम के ये वायर, तो इसको हम इस ढंग से लगाएंगे, ये अंदर जाएगा और ऐसे ठीक है। अब ये अगर नॉर्थ पोल बनेगा, बच्चा नीचू आपके क्लास में के बीच में आने वाला था। अब जाओ, ये अगर नॉर्थ पोल बनता है तो उसके साइड वाला क्या बनेगा, एडजेसेंट साउथ पोल बनेगा। साउथ पोल का मतलब क्या है कि इसमें फ्लक्स घुसेगी, तो फ्लक्स अगर इधर है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन पे पास करेगी, है कि नहीं। तो करंट इधर से जा रही है। अब लास्ट वाला क्या बचा, ये भी अपना नॉर्थ पोल होना पड़ेगा, है कि नहीं। ये अगर साउथ पोल है तो ये नॉर्थ पोल बनेगा, और नॉर्थ पोल बनेगा तो अपने को पता है फ्लक्स क्या होना चाहिए, उससे निकलना चाहिए। तो फ्लक्स निकलेगी, तो फ्लक्स के डायरेक्शन पे थंब को रखो, तो करंट का डायरेक्शन क्या है, वो टॉप टू बॉटम की तरफ करंट का डायरेक्शन है। समझ में आया। Sure, everybody, any confusion? फ्लक्स और करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हो। क्लियर है। किसी को कंफ्यूजन हो तो बताओ, फिर से एक बार रिपीट करूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट। सो यहाँ तक क्लियर हो गया कि भाई करंट का डायरेक्शन से हम कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पे पोल कौन सा बन रहा है, और अगर पोल बन रहा है तो फिर हम पता कर सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए, है कि नहीं। तो अगर ये नॉर्थ पोल है और फ्लक्स इधर से इधर निकल रहा है, और ये साउथ पोल है, तो इस ढंग से अगर जाएगा, अगर लो फ्लक्स यहाँ से निकला और इससे जाएगा तो फिर ये फ्लक्स इस तरीके से जाएगा। अगर ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, या अगर इधर आ रहा है तो फिर ये फ्लक्स इधर से जाएगा। अगर ये नॉर्थ पोल है, इसके एडजेसेंट में साउथ पोल है, तो फ्लक्स इससे आके ऐसे जाएगा। ये अगर नॉर्थ पोल है तो फ्लक्स ऐसे निकलेगा और ये ऐसे जाएगा, है कि नहीं। सो नॉर्थ पोल से ये फ्लक्स इस तरीके से आ रहा होगा, ये वाला नॉर्थ पोल से आ रहा है, ये फ्लक्स इस तरीके से आ रहा होगा, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इस तरीके से आ रहा है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल क्लियर। इस टाइप से ये 4 पोल मशीन बन गया आपका, ठीक है। अब जल्दी जल्दी से 2 चीज देखते हैं और आज का क्लास खत्म करेंगे, 8 बजने वाला है। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड फॉर जनरेटर, जनरेटर के लिए ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, ये अगर 4 पोल एक मशीन है या फिर कोई भी कितना भी पोल हो, कितना भी कंडक्टर्स हो, इसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा डीसी मशीन पर। सो वो फॉर्मूला क्या है कि हमको पता है EG इज इक्वल टू EG इज इक्वल टू, किस पे डिपेंड करेगा, नंबर 1 ये डिपेंड करेगा कि टोटल फ्लक्स कितना है। टोटल फ्लक्स कैसे मिलेगा कि नंबर ऑफ पोल्स जितना होगा मल्टीप्लाइड बाय द फ्लक्स पर पोल। एक पोल से जितना फ्लक्स निकल रहा होगा, एक पोल से जितना फ्लक्स निकल रहा होगा मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ पोल्स विल गिव यू द टोटल फ्लक्स, है कि नहीं। तो टोटल फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ E is equal to your minus n d phi dt था, है कि नहीं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स चाहिए, तो टोटल फ्लक्स कितना है, P5 इज द टोटल फ्लक्स, एक पोल पे जितना फ्लक्स है मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ फ्लक्स, उतना फ्लक्स हो गया। अब ये रेट कैसे पता चलेगा, कितना स्पीड पे घूम रहा है, तो पकड़ लो n इज द स्पीड इन आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट पे n है, तो n बाई कितना होगा, n बाई 60। एक सेकंड पे कितना टाइम घूमेगा, एक सेकंड पे n बाई 60 टाइम्स घूम रहा है, तो टोटल फ्लक्स कितना कट रहा है, E5 n डिवाइड बाई 60। और क्या बच गया भाई, टोटल नंबर ऑफ, ये तो हो गया एक कंडक्टर के लिए, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितना है,
टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर Z है और EMF है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितने हैं? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स A है। सो हमको क्या मिला? हमको मिला P phi N by 60 Z by A। ठीक है, this is the induced EMF for generator, and for motor it is called the same thing, it is called your back EMF। मोटर के लिए बैक EMF हो जाएगा, जो जनरेटेड EMF होगा उसको हम बैक EMF बोलेंगे, जनरेटर के लिए इंड्यूस्ड EMF बोलेंगे। दोनों एक ही बात है। कैसे निकाल रहे हो कि एक पोल पे टोटल फ्लक्स कितना है? टोटल फ्लक्स इसमें होगा 5, तो टोटल पोल्स कितने हैं? P पोल्स है, तो P into 5 इज द टोटल फ्लक्स। तो एक कंडक्टर 1 सेकेंड पे कितना बार इस फ्लक्स को काट कर रहा है वो डिपेंड करेगा इसके स्पीड पे। स्पीड इज इन आरपीएम, n इज इन आरपीएम, रिमेंबर दिस, आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट। इसीलिए 1 सेकेंड पे कितना बार काटेगा वो कैसे मिलेगा? n by 60। ये हो गए एक कंडक्टर के लिए। टोटल कंडक्टर्स कितने हैं? टोटल कंडक्टर से Z टोटल कंडक्टर से। अब क्या सारे कंडक्टर सीरीज पे है? नहीं, यहाँ पे पैरेलल पाथ्स है, तो टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितने हैं भाई? ये हो गया 5P phi N by 60 into Z by A। This is your induced EMF और back EMF। एक काम करते हैं, आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। इंड्यूस्ड EMF, आर्मेचर रिएक्शंस, ये बाकी सारा चीज। ठीक है, इसका क्लास का टाइम चला गया। सो बताओ क्या क्या समझ में आया या फिर क्या क्या समझ में नहीं आया, बताओ। Anybody has any question? कुछ और चाहिए या फिर आपका जो भी क्वेरी है, कंफ्यूजन है, बताओ। सर सर कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग सर पढ़े थे लेकिन अभी सर याद नहीं आ रहा है। कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग, हाँ कंपेंसेटिंग वाइंडिंग हम लोग पढ़ेंगे। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग आपका आर्मेचर रिएक्शन जब पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि वो किस तरीके से हमको कॉम्पेंसेट करना पड़ता है, क्योंकि जो फ्लक्स बनेगा, जो फील्ड फ्लक्स है, मेन फ्लक्स है, और मेन फ्लक्स की वजह से जो EMF प्रोड्यूस होगा और आर्मेचर में जो करंट पास करेगा, उस करंट के वजह से भी तो फिर से फ्लक्स क्रिएट होगा और ये मेन फ्लक्स को क्या करेगी? डिस्टॉर्ट करेगी। तो उसके लिए आपको कंपेंसेटिंग वाइंडिंग्स वगैरह लगाने पड़ेंगे, तो वो हम देखेंगे। ओके सर वीडियो कब तक अपलोड होगा सर? ये हो जाएगा आज शाम को मैं कर दूंगा, और सेकंड क्लास है ना, अभी का लेक्चर लेने के बाद मैं रात, ठीक है, इसको देखो बढ़िया से। और बाकी तो रिपीट तो करता ही रहता हूँ, हो जाएगा। बट आप लोग आज का जो क्लास है उसको समराइज करते हैं, आंख बंद करके अगर समराइज करेंगे तो भाई हमको रोटेटिंग मशीन्स बनाना है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स। और रोटेटिंग मशीन्स के लिए अपने को क्या चाहिए? एक स्टेटर चाहिए, एक रोटर चाहिए, और क्या चाहिए? एक फील्ड कॉइल चाहिए और एक आर्मेचर का कॉइल चाहिए। अब फील्ड कॉइल कहाँ पे लगाएंगे, आर्मेचर का कॉइल कहाँ पे लगाएंगे? फील्ड कॉइल जो है डीसी मशीन पे स्टैटिक फील्ड कॉइल होगा, तो स्टेटर पे ही लगेगा। एसी मशीन में स्टैटिक भी हो सकता है, रोटेटिंग भी हो सकता है। अब आते हैं कि भाई ये जो पोल बनेगा, वाइंडिंग जो लगाएंगे, फील्ड कॉइल बोलो, आर्मेचर कॉइल बोलो, ये जो लपेटेंगे तो क्या क्या टाइप के पोल हो सकते हैं? 2 टाइप के पोल हो सकते हैं, या तो वो सेलिएंट पोल होगा या फिर आपका नॉन सेलिएंट पोल होगा। नॉन सेलिएंट पोल को सिलिंड्रिकल पोल भी बोलते हैं। अब क्या है डिफरेंस, क्या है? सेलिएंट पोल में हम वायर को ऊपर ही ऊपर, इसके ऊपर वायर को लपेट देंगे, इसको सेलिएंट बोलेंगे। तो दिखने से ही लगता है इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होगा, या अगर घूमेगा तो फिर खुलने का चांसेस है। तो हम जहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पे या फिर आर्मेचर पे नॉन सेलिएंट पोल यूज करेंगे। ऑल्टरनेटर पे, हाइड्रो पावर प्लांट पे नॉन सेलिएंट पोल की जगह पे सेलिएंट पोल भी यूज होता है हाइड्रो पे, क्योंकि वो बहुत लो आरपीएम पे घूमता है।
और क्या बात है कि जब लो आरपीएम पे घूम रहा है तो फिर आपको नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाने पड़ेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए, है कि नहीं? तो सेलिएंट पोल पे किस टाइप का वाइंडिंग लगेगा? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग तो लगा नहीं सकते हो, तो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग लगेगा लपेट के। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहाँ पे लगेगा? नॉन सेलिएंट पे स्लॉटेड रहेगा, उसके ऊपर हम ग्रुप काट के उसमें हम कंडक्टर्स डालेंगे। एंड सेलिएंट पोल नॉन सेलिएंट पोल समझ गए, तो कहाँ पे लगाना है क्या लगाना है वो पढ़ लिए। और फिर क्या देखे हमने कि जो डीसी मशीन बनेगा उसमें हमको कम्यूटेटर लगाना है, कम्यूटेटर पे कार्बन ब्रश लगाना है, कार्बन ब्रश का कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कॉपर को ऐड करना पड़ता है। कार्बन ब्रश पे वोल्टेज ड्रॉप होता है, 2 वोल्ट मैक्सिमम ड्रॉप हो सकता है, तो स्मॉल मशीन के लिए ये लो वोल्टेज के लिए ये सुइटेबल नहीं होगा। फिर हमने देखा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बनेगा वो कितना बन सकता है कि टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ पोल मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स पर पोल, टोटल फ्लक्स मिलेगा। टोटल फ्लक्स 1 सेकंड पे एक कंडक्टर कितना बार काट रहा है, कैसे मिलेगा? रिवॉल्यूशन पर मिनट n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 60 करते हैं, तो 1 सेकंड पे कितना बार फ्लक्स को काटेगा वो मिल जाएगा एक कंडक्टर के हिसाब से। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हैं? Z है, और टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितने हैं? A है। ये हो गया आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ को ही आप बैक ईएमएफ बोलते हो मोटर में, जनरेटर में इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो चलो आज के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि। सब लोग बढ़िया से पढ़ाई करो, और कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, है ना? Yes. बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट। Bye bye.